नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट में जेपी शर्मा। नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्म संकट राजनीति के लिए नहीं है, उनके तर्कश में तो हजार तीर हैं। कभी महंगाई का तो कभी मंदिर का, कभी राफेल का, कभी अच्छे दिनों का। धर्म संकट तो असल में मतदाता के लिए है, आवाम के लिए है। उसके दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चलती रहती है। कभी जमीनी मुद्दों पर ध्यान जाता है, कभी भावनात्मक मुद्दे वोट बहाकर ले जाते हैं। एक बार इसी धर्म संकट से मतदाता को 2019 में फिर गुजरना है। एक बार इसी संकट से मतदाता अभी गुजर के चुका है। अब 2019 में जब चुनाव हो रहे होंगे, उस वक्त कौन सा तीर कारगर होगा? राजनीतिक दलों के थिंक टैंक इसी पर माथापच्ची में लगे हुए हैं। क्या मंदिर वोट दिलाएगा? राफेल वोट काटेगा? अच्छे दिनों पर जो सवाल उठेंगे उनका क्या जवाब देंगे? 70 सालों का अगर हिसाब मांगा जाएगा तो जवाब क्या होगा? आजकल इसी पर दिमाग लड़ाया जा रहा है और प्राइम डिबेट में आज इसी पर बात होगी। पहले यह रिपोर्ट। राम मंदिर का मुद्दा फिर गरमाया। पीएम के अध्यादेश वाले बयान पर वीएचपी की प्रतिक्रिया। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान। हिंदू अनंत काल तक इंतजार नहीं करेगा। वीएचपी ने कहा, कुंभ मेले की धर्म संसद में होगा फैसला। राम मंदिर पर अध्यादेश को लेकर पीएम ने कहा था, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले नहीं लाया जाएगा अध्यादेश। पीएम ने याद दिलाई बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात। राम मंदिर मसले का समाधान संवैधानिक तरीके से होगा। कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो। न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। यह स्पष्ट मत है कि हिंदू समाज अनंत काल तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हमारी ये समझ है कि उचित मार्ग ये होगा कि संसद द्वारा कानून बनाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग अभी प्रशस्त किया जाए। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अमित गोयल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ, और डॉक्टर अर्चना शर्मा हैं, प्रदेश कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन है। आप बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। गोयल साहब, प्रधानमंत्री ने जो कहा, संवैधानिक तौर पर इसके इतर जाकर कुछ नहीं कहा जा सकता। उनका एक एक शब्द सधे हुए तरीके से उन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन सवाल लगातार ये उठाया जा रहा है कि जिस पार्टी का सफर मंदिर वहीं बनाएंगे इससे शुरू हुआ, उस पार्टी का ये कहना कि कोर्ट का आदेश लागू कराएंगे, क्या कोई खतरा लेकर नहीं आता उस पार्टी के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज चैनल पर डिबेट में हम दो पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हैं जी। मैं भारतीय जनता पार्टी से बैठा हूँ, बहन अर्चना जी कांग्रेस से बैठी हैं। दोनों ही पार्टियों का अपना एक इतिहास रहा है देश में। एक पार्टी वो है जिसने राम को काल्पनिक बताया, जिसने कहा कि राम सेतु मनुष्य निर्मित नहीं है, जिसने कहा, जिसके पार्टी के बड़े नेता ने, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हैं और बिना सुन्नी वक्फ बोर्ड की सहमति लिए, बिना उनकी जानकारी में डाले खिलाफनामा कोर्ट में दिया और कोर्ट में उन्होंने कहा कि इस राम मंदिर मामले की सुनवाई 2019 के बाद की जाए, क्योंकि इससे 2019 का चुनाव प्रभावित होगा, बीजेपी को लाभ हो सकता है। और हम उस पार्टी के लोग हैं जिसके मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राम मंदिर के मामले का समाधान संवैधानिक दायरे में किया जाएगा, राम मंदिर का निर्माण को सुनिश्चित किया जाएगा। तो देखिए, दोनों पार्टियां बहुत बेसिक डिफरेंस है। आज जो राम मंदिर को लेकर बार बार डिबेट होती है, उसका कारण भी एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है कि राम मंदिर बने, और निश्चित रूप से हमारी प्रतिबद्धता है इसके प्रति, इसमें कोई शक नहीं है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बयान की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे ये इंगित हो रहा हो कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता में कोई कमी आई है। मैंने प्रधानमंत्री जी के जो, मैं भी स्पष्ट कर दूं आपको कि उनकी जो बात थी उसको मैंने कहा कि संवैधानिक दायरे में यही कहा जा सकता था, एक एक शब्द उन्होंने चुन चुन कर बोला। अब दूसरी बात यह है अमित जी कि जिस राम सेतु के मामले की आप बात कर रहे हैं, सही बात है, इसको अगर कोई खारिज करना चाहे कांग्रेस का आदमी तो खारिज नहीं कर सकता।
अंबिका सोनी थी उस वक्त कला संस्कृति मंत्री, और यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि राम सेतु के अस्तित्व का आधिकारिक ब्यौरा नहीं है, वो पौराणिक चरित्र हैं। लेकिन यह बात 2008 में कही गई और 2009 में इसको मुद्दा बनाने से जनता ने परहेज किया, इसको खारिज कर दिया। 2009 में वापस यूपीए 2 बन गई। देखिए, तो ये पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है सर कि आप कह रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में स्पष्ट है कि न्यायालय के आदेश की पालना होगी हमारे और हम मंदिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे तो ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? हमारे मैनिफेस्टो में ये लिखा है संविधान के दायरे में राम मंदिर के निर्माण को सुनिश्चित किया जाएगा। इसका क्या संविधान मतलब के दायरे में वो सारी बातें आ सकती हैं जिस बातों की परिकल्पना आप कर सकते हैं। देखिए, एक गिलास होता है, गिलास में पानी होता है, किसी को गिलास आधा खाली नजर आता है, किसी को गिलास आधा भरा नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राम के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्तियों को, सभी को वो गिलास आधा भरा हुआ दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है। तो मेरा आग्रह है उस गिलास को पूरा भरा हुआ देखें आप। प्रधानमंत्री जी के बयान में कहीं भी ऐसा नहीं है जिसमें राम मंदिर के प्रति भारतीय जनता पार्टी के समर्पण में कोई कमी दिखाई देती हो। चलिए वापस आ रहा हूं आपके पास, पहले अर्चना जी के पास जा रहा हूं। अर्चना जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को इससे किसी तरह का कोई सियासी नुकसान देखती है आपकी पार्टी, मंदिर के मुद्दे पर हाथ खींच लेने से, जैसा आपकी पार्टी ने कहा, तो फायदा तो किसी भी तरह का आपका भी नहीं होने वाला है। देखिए जेपी जी, आपने एक बहुत ही स्टार्क क्वेश्चन पूछा इनसे कि संवैधानिक दायरा होता क्या है, आपके मैनिफेस्टो में क्या, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, दोनों संवैधानिक दायरे के मध्य की बात है। लेकिन जब कोई पार्टी उसको ग्राउंड स्वेल ओपिनियन डेवलप करने के लिए बाहर जाकर कुछ और बोले, उससे जुड़े हुए संगठन कुछ और बयानबाजी कर दें, तो मुझे लगता है कि संवैधानिक दायरा तो वहां तक सीमित है जहां संवैधानिक शपथ लेकर के उन पदों पर हम बैठते हैं। लेकिन उसके इतर जो विचारधारा से जुड़े लोग उससे बाहर जाकर के बात करने लगते हैं, तो संवैधानिक दायरे की बात को करना या उसके बारे में जैसे विचार व्यक्त कर रहे थे, उसमें बहुत बड़ा एक दरार सी महसूस होती है। मेरा ये मानना है कि जो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जैसे ही संवैधानिक पदों पर विराजमान हुए तो तुरंत उनका जो रिटोरिक्स वाली जो प्रवृत्ति थी उसको विराम लगा और उन्होंने उसके बारे में कहा कि जो सब जुडिस प्रकरण है हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते, जो कोर्ट का निर्णय होगा उसको अक्षरशः पालन करेंगे। तो फिर यही बात होनी चाहिए, उसके ऊपर अनर्गल बयानबाजी हो, उस पर कुछ और विवेचनाएं हो, उस पर कुछ और बयान तरीके की बातें करके भ्रमित करने का प्रयास किया जाए, मैं समझती हूँ गलत है। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जो इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने एक चीज कही कि कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के से जुड़े हुए लोग जो है इसको विलंबित करना चाहते हैं या इसको लेकर के अलग बयानबाजी करें। देखिए जेबी जी, किसी भी पार्टी का कोई भी जो प्रतिनिधि होता है, अभी एक ही मुद्दा भी आया था पार्लियामेंट में, क्या वो प्रैक्टिस कर सकता है कि नहीं कर सकता लॉ की। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे सांसद हैं या विधायक हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, कांग्रेस में भी है। ऐसे में अपनी व्यक्तिगत हैसियत के रूप में किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं कोर्ट्स में, तो ऐसी अवस्था में आक्षेप तो किसी पर भी रख सकता है। तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठ करके कहना है कि कांग्रेस के नेता इसको टालना चाहते हैं, मैं समझती हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय की उस गरिमा का हनन है। यानी कि वो 56 इंच का जो सीना है कपिल सिब्बल जी या किसी के लिए भी कहा जा रहा है इनडायरेक्टली उनको इंगित करके, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने जैसी बात है। सुप्रीम कोर्ट किसी को लेकर के कोई एक पक्षीय फैसला नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट का अपना विवेक है, उसकी सैंक्टिटी है, उसे पूरा देश मानता है। तो ऐसी अवस्था में ये बयानबाजी, मैंने कहा ना, ग्राउंड स्वेल ओपिनियन क्रिएट करने के लिए चुनावी वर्ष में की जाती है। सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने की प्रक्रिया भी तो, लेकिन ये भी परंपरा बहुत पुरानी होगी ना अर्चना जी, 1985 से चल रही है, राजीव गांधी। देखिए यदि राम मंदिर की बात करेंगे जेपी जी, तो मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि 2 प्रकरण हुए इसमें। एक तो वहां के जो ताला था वो खुला, वो कांग्रेस के राज में खुला। लैंड को जो उनको दिया गया वो भी कांग्रेस के राज में एलोकेशन और सुप्रीम कोर्ट के या कह सकते हैं न्यायालय के निर्णय के आधार पर, तो यानी जो कुछ और न्यायालय के आदेश पर कांग्रेस ने किया। लेकिन यहाँ समस्या है कि राम मंदिर या राम भगवान का जो वनवास जो इन्होंने किया क्रिएट, वो तभी शुरुआत होती है उसकी बात की, उनको मुक्त करने की, जब चुनाव सामने आते हैं सिर पर। अब मुझे बताइए, प्रधानमंत्री तो इंटरव्यू दे रहे हैं कि साहब जो माननीय न्यायालय कहेगा उसके आधार पर आगे हम काम करेंगे। फिर मुझे बताइए फिर कैसे ये बात आती है। इस बार ये स्टैंड तो नहीं हुआ कि उनको वोट लेने हैं इसलिए फिर कह देंगे नहीं हम बनाएंगे राम मंदिर। देखिए वो कहा ना कि अब ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ आप ये कहना चाहते हैं कि जो माननीय न्यायालय का फैसला होगा उसको सरकार काम करेगी उस पर, दूसरी तरफ कहा जाता है फैसला आने दीजिए फिर ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे। तो फिर मुझे बताइए संवैधानिक दायरा, संप्रभुता न्यायपालिका की, उस पर आप कैसे और किस प्रकार का विश्वास प्रदर्शित करना चाहते हैं, समझ से परे है। सबसे पहले तो आदरणीय अर्चना जी ने
कहा कि वकील उनका प्रोफेशन है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में काम कर सकता है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कोई व्यक्ति किसी पार्टी में काम करते हुए वकील का अपना पेशे के रूप में काम कर सकता है। हाँ। लेकिन ये बताइए, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड को 2019 के चुनाव से क्या मतलब था? क्या उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड की राय करके ये निर्णय हलफनामा कोर्ट में दिया था? सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो मना कर दिया था। तो उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील के रूप में भी कांग्रेस की मंशा जाहिर की। हाँ। और आप बताइए, जैसे मैं कह रहा हूँ मिशेल अभी प्रत्यर्पण करके आए हैं, उनका वकील कांग्रेस से आता है, एंडरसन भागता है, उसका वकील कांग्रेस का कोई पदाधिकारी होता है। मैं समझता हूँ आप एक राष्ट्रीय पार्टी है, कम से कम देश के ऐसे मसले होते हैं उस मुद्दे पर आपसे जुड़े हुए लोग इस तरह की वकालत करते हैं। अगर वो गलत नहीं करते तो मिशेल वाले मामले में आपने हटाया क्यों वकील को? आपने जो आपके पार्टी का पदाधिकारी था आपने इसलिए हटाया कि आपको लगा कि आपके पार्टी का व्यक्ति अगर इस तरह के काम करता है तो उससे पार्टी की बदनामी होती है। तो कपिल सिब्बल जी ने जो किया वो भी कांग्रेस पार्टी का जवाब देना ही पड़ेगा। मैंने इनकी बात का जवाब दिया है। ओंकार लखावत जी आसाराम के वकील रहे, कोई बड़ी बात। इन्होंने प्रोफेशन की बात करी है, मैंने उसका जवाब दिया है प्रोफेशन से आपने जुड़ा है ना। तो मैंने कहा कि 2019 का चुनाव जो प्रभावित होने की बात उन्होंने करी थी उसका सुन्नी वक्फ बोर्ड से कोई लेना नहीं था। मैं कहना चाह रहा हूं, यदि कपिल सिब्बल जी का इतना बड़ा ऑरा ही आप क्रिएट करना चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट भी उनसे प्रभावित हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी का जो पद है उसकी हमारी भारतीय जनता पार्टी है जिसके सही वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी लोग ध्यान आते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लोग आग्रह करते हैं कि इस मामले की नियमित सुनवाई की जाए, नियमित सुनवाई करके निर्णय लाया जाए। हम तो चाहते हैं कि जल्दी सुनवाई और फैसला है। 2010 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जो आया था उसके अंदर भी माना था कि 3 हिस्से किए गए थे। रामलला विराजमान को एक पार्ट दिया गया, एक पार्ट निर्मोही अखाड़ा को दिया गया और एक पार्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह मानती है कि ये निर्णय मंदिर के पक्ष में आएगा। ठीक है, आप कहते कुछ भी रहे, आपका ध्यान नहीं है तो फिर होगा वही चीप टैक्टिक्स, जो भी रास्ता निकलेगा वो अदालत नाम पर राजनीति करना, अदालत के परिसर से ही निकलेगा। मुद्दा यह है कि 2019 में यह धर्म संकट क्या गुल खिलाएगा लोकसभा चुनाव से, और इसके लोकसभा चुनाव के हवाले से अगर इसको देखें श्याम सुंदर शर्मा जी, तो क्या पाते हैं हम, ये मुद्दा क्या एक बार फिर से सारी सुर्खियों के केंद्र में आने वाला है? देखिए जेपी शर्मा जी, जिस प्रकार के हालात देश में हो रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जो कि कल इंटरव्यू में कहा कि हम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप कार्य करेंगे। अब अध्यादेश वाली बात तो होती है कि आप किसी मामले में तो कोर्ट डिसीजन देने के बाद तत्काल ले आते हैं, SC/ST के मामले में बहुत जल्दबाजी की सारी बातें हुई, लेकिन राम मंदिर के मामले में अध्यादेश लाने की बात नहीं करते। अब ये यहाँ बात सही है कि देखिए कि आज भी मैं राहुल गांधी को लोकसभा में सुन रहा था तो राफेल का मुद्दा वो जीवित रखे हुए हैं, वो राफेल का मुद्दा लाएंगे। अब ये राम मंदिर का मुद्दा कितना प्रभावी ढंग से होगा, क्योंकि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था कि न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप हम कार्य करेंगे, तो आज भी कायम है क्योंकि आप उसके अनुरूप के खिलाफ जा नहीं सकते, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस प्रकार का वातावरण आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का गठबंधन हो रहा है और गठबंधन में आप अपने हिसाब से किस तरह से सीटों को जीत पाएंगे, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आप निर्णय करने की स्थिति में आएंगे। आप देखिए आप ही के संविद लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक, उन्होंने कहा कि आखिर हिंदू कब तक इंतजार करेगा। मोहन भागवत कुछ कहते हैं कि आपको इसके अध्यादेश लाना चाहिए। तो ये सारी बातों को लेकर के आप देखिएगा जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी किस प्रकार का माहौल देने की बात होगी। देखिएगा अब वहाँ पर का कुछ निर्णय हो जाता है, कुछ हो जाता है तो अलग स्थिति बनेगी, लेकिन भाजपा की अंदर से इच्छा तो ऐसी है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 10 और 11 को बैठक होगी उसमें ये हो सकता हो कि मुद्दा बनाए वो लोकसभा के लिए और कोशिश करें कि हिंदुत्ववाद जिस प्रकार से हर जगह देखा होगा कि मुस्लिम को आपने टिकट नहीं दिया, विधायक बनने के लिए आपने विधानसभाओं में बहुत कम दिया, इसी प्रकार से आप हिंदुत्व के मुद्दे को जिस प्रकार राम मंदिर के मुद्दे को अब उजागर करने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस को इस तरह से काल्पनिक तौर पे जिस प्रकार राम सेतु वाले मामले को कहते हैं और प्रधानमंत्री जी जिस सभाओं में आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि आज किस आधार पर कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर अपना एक तो इस पर बयान नहीं देती और राम को काल्पनिक कह करके जिस प्रकार की बातें सामने आई, ये तो बात सही है कि 2019 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस राफेल को उठाएगी और निश्चित रूप से भाजपा राम मंदिर को ला करके हिंदुत्व की भावना पैदा करके अपने वोट बटोरने का काम तो करेगी, इसमें दो राय नहीं। अर्चना जी कुछ कह रही?
देखिए जेपी जी, अभी श्याम सुंदर जी ने एक बात कही जिस पर ही मैं आगे अपनी बात को कहना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि कोई मुद्दा जो होता है उसका सबस्टेटम जो होता है ना, टेक्स्ट या विचार, उसकी आइडियोलॉजी, विचार, उन सबको बदलने में लोग माहिर हैं और उसको कैसे भ्रम के रूप में प्रस्तुत करें वो करने में भी ये कामयाब होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप संवैधानिक दायरों की बात करते हो तो फिर इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप संवैधानिक पदों पर भी बैठे हो, और जब बैठे हो तो फिर उस चीज को लेकर कम से कम गलत बयानबाजी नहीं आनी चाहिए। गोयल साहब भी करें तो भी गलत है, एक पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन यदि लेमैन के रूप में या पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में करें तो समझ में आता है। प्रधानमंत्री करें, उसके बाद उन्हीं की पार्टी से एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के लोग कहें कि साहब अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं संवैधानिक दायरे में काम करना है, न्यायपालिका के निर्णय के आधार पर करना है, फिर ये कहना है कि हम साहब उस पर अध्यादेश लाएंगे, इसका सीधा मतलब है कि आपका एप्रीहेंशन है, एप्रीहेंसिव है कि आप कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे अंतोगत, यानी आपको लगता है कि माननीय न्यायालय जो है उसके निर्णय को हमें नहीं मानना है। तो ये सारी चीजें ऑर्डिनेंस लाएंगे तो इसका तात्पर्य यही हुआ ना। इन्होंने कहा, पढ़िए पूरा इंटरव्यू, कि ऑर्डिनेंस लाएंगे यदि भावना होगी तो ये चीजें जब आती है ना जेपी जी, तो लोग जो है वो भ्रमित होते हैं। आप न्यायपालिका पर विश्वास करिए, सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी को मत कटघरे में खड़ा करिए, आप विश्वास करिए। हमने किया, हमने न्यायपालिका के निर्णय को माना, शिरोधार्य किया, आपको कहां दुविधा है। लेकिन चुनावी वर्ष में आप इस तरह की बात करेंगे, एक तरफ कहेंगे साहब संवैधानिक दायरे में काम करना है, न्यायपालिका में सब जुड़े, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो बाद को जब निर्णय नहीं आए तो कैसे ऑर्डिनेंस की बात कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है किसी भी इशू को कॉम्प्लिकेट करो, जनता को भ्रमित करो, सब स्टेटम उसका बदल दो और उसके बाद जनता से कहो कि साहब अमुक अमुक बात कांग्रेस ने ऐसे कही। कांग्रेस ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जो जनता को भ्रमित करने हो। ये तो वो लोग हैं जो किसानों के मुद्दे पर जाकर के और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फीजिबल नहीं है कि हम जो उसकी कॉस्ट 50% देंगे बेनिफिट। लेकिन आज पहली बात, राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए कभी चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारे आस्था का विषय है और राम मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राज्य का कोई भी राजनीतिक दल संकल्पित नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ अर्चना जी, कम से कम आपको प्रधानमंत्री जी के पूरे भाषण को सुनना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा, आपने जो सारी बातें कही मैं समझता हूँ, आपने नहीं कहा, आपने नहीं सुना, आपने बिना सुने प्रतिक्रिया दे दी। मैं ये कह रहा हूँ आपने बिना सुने प्रतिक्रिया दे दी। आपको सुनना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल संविधान के दायरे के अंदर बात कही है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा कि संविधान के दायरे के अंदर राम मंदिर के निर्माण को सुनिश्चित किया जाएगा। तो क्या गलत कहा प्रधानमंत्री जी ने, क्या गलत कह रहे हैं हम? मैं तो कह रहा हूँ आपकी पार्टी को जवाब देना चाहिए। आदरणीय अर्चना जी, राहुल गांधी जी हर चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राम मंदिर के पक्ष में भी करवाइए ना उनसे। मैं कह रहा हूँ राम मंदिर के पक्ष में कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए। आप मध्य प्रदेश के अंदर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को बंद करवा देते हैं या महाराणा प्रताप की महानता पर प्रश्न उठा देते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था मैं कह रहा हूँ आप देश के अंदर राष्ट्रीय गीत का अपमान कर देते हैं जो देश को जोड़ने वाला गीत है। आप महाराणा प्रताप की महानता पर सवाल उठाते हैं, कभी आप राम पर सवाल उठाते हैं। देखो जो लोग देश की संस्कृति, देश के सम्मान के प्रतीक हैं, उनके बारे में आप इस तरह की बातें करते हैं। आपके समर्थन की कदापि आवश्यकता नहीं है। इस देश में राम का बहुत बड़ा महत्व है, उनको वो सबके आराध्य हैं। सामान्य देश ही उन्हीं का है, हम तो कह रहे हैं। और आपकी पार्टी ने बार बार उसको नकारा है, आपकी पार्टी ने उसको काल्पनिक बता दिया। मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी ने होता है हलफनामा है, राम सेतु पर। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। श्याम सुंदर शर्मा जी, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो SC/ST एक्ट का मुद्दा हो, और ऐसे कुछ मुद्दे और गिने जा सकते हैं जो दरअसल राजनीति के लिए सांप छछूंदर वाली स्थिति के मुद्दे हैं। इनके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ कहना किसी भी दल के लिए बहुत मुश्किल है। कोशिश ये रहती है आमतौर पर कि इनसे बचा जाए। अगर बोला जाए तो बहुत सोच समझकर बोला जाए, ना इधर नुकसान हो ना इधर नुकसान हो। ऐसी स्थिति में यह समझ में नहीं आया इस वक्त इस मामले को टाला जा सकता था। इस मामले पर बयान आने का क्या सियासी मायने है सर? देखिए जेपी शर्मा जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब शीघ्र सुनवाई करने जा रहा है, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का इंटरव्यू में बोलना ये तो महत्व तो दिखता है कि आने वाले समय में, क्योंकि इनकी 11 और 12 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उस मुद्दे को निश्चित रूप से निर्णय लिया जाएगा कि हमको किस प्रकार से अपना एजेंडा तैयार करके जनता के बीच में जाना है। ये तो तय होगा। अब धर्म संसद हो रही है, अब कुंभ हो रहा है, आदि कुंभ, जिसमें निर्णय हो रहा है कि वो साधु संत क्या निर्णय करेंगे, संघ क्या निर्णय करेगा। ऐसी दुविधा में देखिए रविशंकर जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि रामलला टाट के अंदर रहते हैं, बारिश होती तो चूता है, अगर टाट बदलने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो अब ये सारी स्थिति, अगर विधि मंत्री अगर ये चीज़ कहता है
तो आपको ये समय रहते हुए जिस प्रकार का आधार बना करके आप, क्योंकि कोर्ट क्या निर्णय देगा ये तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन कोर्ट के निर्णय के अनुरूप आपको फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है और इन्होंने अपने चुनावी घोषणा, ये तो कह नहीं सकते कि जो कोर्ट करेगा अगर पक्ष में करेगा और नहीं करेगा ये कुछ कह नहीं जा सकता या टाला जा सकता है। तो ये तो कोशिश करेंगे, बीजेपी अपने पार्टी के माध्यम से कोशिश करेगी कि इसका फैसला जल्दी हो जाए, चुनाव से पहले हो जाए, तो इनको चुनाव में फ़ायदा हो जाए। अब ये सारी बातें अब कोशिश कर रही है कि कांग्रेस, कपिल सिब्बल कहते हैं कि चुनाव को मद्देनजर रखते सुप्रीम कोर्ट को फैसला नहीं करना चाहिए, तो ये द्वंद्व का विषय तो बना हुआ है। इसलिए यही कारण है कि आने वाला समय निश्चित रूप से कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और उसका क्या रुख होगा, उस पर 2019 का जो चुनाव होना है उसमें निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राम मंदिर मुख्य मुद्दा तो बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। कि जिस प्रकार का गठबंधन और सज्ज हो रही है तो उसमें राफेल और आपके राम मंदिर, SC/ST का मुद्दा, ये सारी चीज़ें आकर के एक गठबंधन की सरकार बन करके किस प्रकार से मोदी को राज्य से बाहर किया जाए, शासन से, इस प्रकार की जो नीति बन रही है उसमें ये सारी चीज़ें अब आम जनता के सामने दुविधा है कि वो किस प्रकार का निर्णय, किस प्रकार का माहौल बने। भाजपा चाहेगी कि हिंदुत्व का मामला अहम आए और यही देखिएगा कांग्रेस के मंत्री हैं साले मोहम्मद, उन्होंने आज ही शिव शंकर की पूजा की है, तो उन्होंने कहा कि हम भी इस मामले में आगे हैं, ऐसा नहीं कि हम शंकर को, भगवान राम को नहीं मानते। तो उन्होंने जिस प्रकार का माहौल देने का लेकिन इसमें तो अगर कोई सियासत भी हो श्याम जी तो भी इसका स्वागत किया जाना चाहिए, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई है आज। गंगा यमुना यही तहजीब कहलाती है इस देश में, जिस प्रकार का एकता का सूत्र बनने का जो तरीका है वो यही है कि वो जिस प्रकार का एक मंत्री बन करके अपने क्षेत्र में जाकर के, खासतौर पे जो चुनाव जीत चुके हैं और मंत्री बन चुके हैं, अगर ये काम उन्होंने पहले किया होता जब उनका चुनाव अभियान चल रहा था तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल खड़े करता मीडिया भी और आम आदमी भी। 30 सेकंड अब हमारे दोनों मेहमानों के पास हैं, अपनी अपनी बात कीजिए। अर्चना जी, देखिए जेपी जी, मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि आपकी बारी आए तब आप बोलिए। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो मीडिया से दूरी वो बनाकर रखते थे और मोनोलॉग उनका चलता रहा मन की बात, और अभी भी मोनोलॉग जैसा ही था, क्योंकि मैंने देखा जो इंटरव्यू कर रहे थे उनकी बातों को उन्होंने सिरे से टाला और अपनी बात कहने में वो तत्पर है, यानी कि मैं और अहम उनका हावी था। तो उम्मीद ये की जा रही थी सबके द्वारा कि प्रधानमंत्री उन मूल प्रश्नों का जवाब देंगे जिसकी दरकार आज देश की जनता को, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे किसानों से जुड़ा मुद्दा। उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा बात कह दी कि सब कर्ज माफी कोई समाधान नहीं। फिर उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी की घोषणा क्यों की? सिर्फ वोट बटोरने के लिए। उन्हीं के शासित राज्यों ने कर्ज माफी कर दी। हम करते हैं तो गलत है और वो करते हैं तो सही है। तो मुझे ये कहना है सिर्फ कि प्रधानमंत्री के तौर पर जितना बड़ा जनादेश उनको मिला था, वो जनादेश इस बात का था कि वो अपनी बातों पर खरे उतरते, और मुझे बहुत दुख है कहते हुए कि आज उनकी सरकार का समय पूरा होने वाला है, एक भी बात पर न खरे उतरे, न किसी बात का वो पारदर्शिता के साथ जवाब दे पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जो जनादेश मिला था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मिला था। कांग्रेस का शासन 10 साल के अंदर पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में भारत को शर्मसार करने वाला था भ्रष्टाचार के रूप में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बाद में जो आज तक का कार्यकाल है वो पूरी तरह से बेदाग रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में आस्था रखने वाले सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत जल्द समाधान निकलेगा और आप सबकी आकांक्षाएं पूरी होंगी। संविधान के दायरे में हम सब मिलकर काम करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।